तो जो ज़्यादा दोस्ती है मेरे, वो मेरे बैचमेट से है। बचपन से शुरुआत करता है, बचपन कहाँ बीता? टॉपर लिस्ट में नाम हमेशा ही रहता था। 10th में मुझे स्कॉलरशिप भी मिली थी कि मैं बिल्कुल किताबी कीड़ा होकर के कभी नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैं आज भी करती हूँ। आपने गाने की बात की, तो कौन सा गाना था जो अगर मूड भी खराब है और पढ़ाई भी स्ट्रेस हो गया है, तो वो आप सुनती थी और वो रिलैक्स मूड में आ जाती थी? सबसे बड़े जो मेरे गुरु रहे हैं वो मेरे पेरेंट्स रहे हैं। 12th में मैं उनके साथ, वो मेरे इंग्लिश के टीचर थे। मुझे याद है मैंने उनको एक बार कहा था 12th में कि सर मुझे ना सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। मुजफ्फरनगर की भी अगर बात करें, बहुत सारी महिलाएं डिपार्टमेंट में तैनात हैं। आप भी महिला हैं, तो जो महिलाएं तैयारी कर रहे हैं या युवा भी तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह से उनको टिप्स देना चाहेंगे आप? उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में जन्म लेने वाली रूपाली रॉय चौधरी जी आज पीपीएस अफसर है। साल 2016 बैच की पीपीएस अफसर है। आज मुजफ्फरनगर में सीओ मंडी के रूप में कार्यरत है। सक्सेस स्टोरी को लेकर इनसे बात करते हैं, कैसे पीपीएस अफसर बनी। सबसे पहले तो मैम, आपका कुछ न्यूज में स्वागत है। थैंक यू मैम, सामाजिक जीवन कैसा रहा आपका, क्योंकि शुरुआत में सिलेक्शन हो गया? सामाजिक जीवन, कॉलेज के बाद मैंने 2 साल तैयारी की थी, तो उसमें कुछ दोस्त थे। कॉलेज में दोस्त रहे, स्कूल के दोस्त और कॉलेज के दोस्त अभी भी टच में हैं। और उसके बाद फिर तैयारी कर ली, तो जो ज़्यादा दोस्ती है मेरे, वो मेरे बैचमेट से है। तो अभी जो मेरा ज़्यादातर सामाजिक जीवन है वो मेरे बैचमेट्स और कॉलेज के फ्रेंड से है, क्योंकि इसके अलावा बहुत टाइम मिला नहीं मुझे। तो बैचमेट्स और कॉलेज के फ्रेंड्स, यही मेरा सामाजिक जीवन रहा है अच्छा। और अब जो मेरा सामाजिक जीवन है, बाकी मेरे सर्विसेज में ही जो मुझे मिलता है टाइम, वही रहता है। बचपन से शुरुआत करता है, बचपन कहाँ बीता? बचपन मेरा लखनऊ में बीता है और बहुत साल मैं लखनऊ में रही हूँ। उसके बाद अपनी उच्च शिक्षा के लिए हम दिल्ली एनसीआर में आ गए थे। और फिर मैंने अपना कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है। उसके बाद यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए किया है और उसके आगे फिर तैयारी शुरू करी और 2016 में मैं एज डिप्टी एसपी सेलेक्ट हुई। शिक्षा, शुरुआती प्रारंभिक शिक्षा से लेकर अंतिम शिक्षा तक कहाँ से आपने ग्रहण की? लखनऊ में मैं पहले पढ़ती थी रानी लक्ष्मीबाई में। फिर कुछ टाइम मैंने पढ़ाई करी सेंट एंस कॉन्वेंट स्कूल में। गाजियाबाद में सेंट पॉल्स एकेडमी से मैंने अपनी 12वीं की शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो हमेशा टॉपर रही है आप, या कौन सी क्लास में टॉपर रही है? शुरुआत से ही पढ़ाई में अच्छी थी। टॉपर लिस्ट में नाम हमेशा ही रहता था। 10th में मुझे स्कॉलरशिप भी मिली थी। 12th में भी काफ़ी मुझे लोगों ने जो है सम्मानित किया था। काफ़ी मेरी अच्छी परसेंटेज रही थी, जिसके बाबत दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन हुआ। वहाँ पे एडमिशन बहुत मुश्किल होता है, बट मैं बहुत फॉर्चुनेट रही थी कि मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा था पढ़ाई में, तो उसकी वजह से हमेशा ही पढ़ाई में अच्छी रही। और बाकी मेरी यही कोशिश रहती है अपने सर्विसेज में। दो चीज माइंड में रहती होंगी, एक सिविल सर्विसेज में जाना है, यानी यूपी पीसीएस का एग्जाम क्लियर करके पीपीएस अफसर आप बनी। एमबीए भी आप कर रही थी, तो एमबीए करने के पीछे क्या मकसद था? दो चीज क्या चल रही थी कि अफसर भी बन जाऊंगी, या अगर अफसर नहीं बनी तो एमबीए में चली? देखिए, एमबीए तो मैंने इसलिए किया क्योंकि जो मैंने पढ़ाई करी थी, मैं ये चाहती थी कि मैं उसमें भी एक्सेल करूँ आगे। अगर कभी ऐसा होता है कि मेरा सिलेक्शन ना हो, तो कम से कम जो मैंने इतनी पढ़ाई करी है, शुरू से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो कम से कम मैं उसको एक करियर की तरह ले सकूँ। मेरा ये उद्देश्य था, इसीलिए मैंने एमबीए भी किया। और आगे भी मुझे लगता है कि कभी मुझे अगर समय लगा तो मैं पीएचडी भी जरूर करना चाहूँगी। अभी नहीं, बट आगे कभी मुझे समय मिलता है। तो कौन सा सब्जेक्ट था जो आप सबसे ज्यादा पढ़ती थी? कभी बोर नहीं होती थी, बार बार उसी को उठाती थी कि ये आसानी से पढ़ा जाएगा और मजा भी आएगा? देखिए, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो मुझे बिजनेस मैथ्स बहुत पसंद था। लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स बहुत पसंद होगा, बट मुझे बिजनेस मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद था। आज भी जब मैं देखती हूँ तो मुझे बिजनेस मैथ्स सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि टाइम नहीं मिलता है, बट मुझे बिजनेस मैथ्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। जब आपका सिलेक्शन हुआ, यानी साल 2016 बैच की आप पीपीएस अफसर है, आप कितने समय से तैयारी कर रही थी कि यूपीपीएस का एग्जाम क्रैक करना है? मैंने 2 साल एग्जामिनेशन के लिए तैयारी की थी, कोचिंग करी, उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी में लग गई थी। 2016 का एग्जाम देने के बाद मैंने 17 का भी पेपर दिया था, बट सिलेक्शन से पहले ही मैंने रेलवे का भी एक एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा रेलवे में सिलेक्शन हो गया था। मैंने रेलवे ज्वाइन कर लिया था। तो कुल मिला के मेरी तैयारी जो है वो 2 साल से 2.5 साल की तैयारी थी, उसी में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। कब हुआ सिलेक्शन रेलवे में? रेलवे में मेरा सिलेक्शन हो गया था 2017 में, और मैंने ज्वाइन किया था 2018 में। तो उसी, जब आप रेलवे में थी, उसी दौरान आपको सूचना प्राप्त हुई कि आप अफसर बन गई हैं पीपीएस? 2018 में मैंने रेलवे ज्वाइन कर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके मैंने लखनऊ में ही ज्वाइन किया। एज स्टेशन मास्टर मैंने ज्वाइन किया था लखनऊ में। वहीं पे ही सर्विस के दौरान रिजल्ट आया कि मेरा इंटरव्यू का कॉल है 2016 का,
फिर मैंने 10 दिन की छुट्टी लेके इंटरव्यू की तैयारी करी और उसी दौरान मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया, जिसके बाद मैंने रिज़ाइन किया रेलवे से। रेलवे में भी काफ़ी अधिकारियों ने मेरा सपोर्ट किया, रेजिग्नेशन बहुत जल्दी मेरा एक्सेप्ट हो गया और मैंने टाइम से अपना डिप्टी एसपी का कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो कैसे पता चला था कि आप अफ़सर बन गई हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है? सबसे पहले मेरे जो कोचिंग के दोस्त थे, उन्होंने ही रिजल्ट देखा और मुझे बताया कि अब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है रूपाली। और मुझे तो पता भी नहीं था कि रिजल्ट कितने टाइम पर आएगा। मुझसे ज़्यादा मेरे दोस्तों को ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि रूपाली ने एग्ज़ाम दिया है तो कब रिजल्ट आ रहा है, तो मेरे दोस्तों ने ही, कोचिंग के दोस्तों ने बताया। तो कोचिंग का एक सर्किल था, आपने कहा कि ज़्यादातर आपके बैचमेट ही हैं। तो कितने लोग हैं जो बैचमेट हैं आपके? बैचमेट्स जो हैं मेरे अभी कोचिंग के जो बैचमेट्स थे अभी उनका सिलेक्शन तो अभी डिलेड है, अभी सिलेक्शन उनका नहीं हुआ, वो अभी तैयारी कर रहे हैं। किंतु जो मेरे बैचमेट्स जो सर्विस के बैचमेट्स हैं वो सभी अभी मेरे टच में हैं और जितने भी जनपदों में हैं हम कोशिश करते हैं कि जब भी कहीं पे ड्यूटी लगे तो हम ज़रूर मिलें एक दूसरे से और फैमिली गेट टुगेदर ज़रूर करें। तैयारी के दौरान अगर दो दोस्त हैं या अधिक दोस्त हैं, तो कहीं न कहीं वे एक दूसरे को बताते रहते हैं, आप ऐसा करो, आप ऐसे, तो कौन से दोस्त से आपकी सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग थी कि आपका उनसे जो विचार है वो मिलते थे? ऐसे तो मेरे कई सारे कुछ दोस्त भी हैं और कुछ गाइड्स भी हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल होगा कि मैं किसी एक का नाम बताऊं। मेरे सभी बैचमेट्स जो हैं, मुझे कभी भी समस्या होती है, कुछ पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, कुछ को किसी एक्ट की बहुत उनमें ज़्यादा से कौन से नॉलेज थी। सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते थे आपको? कोई चीज़ समझ नहीं आती थी कि लाओ मैं समझाऊँ आपको? कुछ मेरे बैचमेट्स हैं जिनसे मैं हमेशा गाइडेंस लेती हूँ, मैं हमेशा फ़ोन करती हूँ। डिप्टी एसपी हैं, वो अभी कई सारे अभी ट्रांसफर्स हुए हैं उनके। नितिन जी हैं, नितिन तनेजा जी जो हैं वो हैं और हमारे और भी बड़े मुझसे बड़े बैचमेट्स हैं, मैं उनको ज़रूर पूछती हूँ। मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन सभी बैचमेट्स मेरे बहुत अच्छे। तो कैसे शेड्यूल बनाया था कि आप कैसे-कैसे पढ़ती थी? मुझे इस समय पढ़ना है या इस समय हमें घूमना है, खेलना है, तो कैसे एक शेड्यूल बनाया हुआ था आपने पूरा पढ़ाई से लेकर खेल तक? मेरा हमेशा से शेड्यूल ऐसा रहा है कि मैं बिल्कुल किताबी कीड़ा होकर के कभी नहीं पढ़ पाई हूँ। मेरा हमेशा से ये रहा है कि जितने भी टाइम मैं पढ़ती थी, उतने टाइम पे फ़ोकस रहती थी, उसके बाद में थोड़ा समय अपने लिए भी रखती थी, अपनी फैमिली के लिए भी रखती थी। हालाँकि तैयारी के दौरान फैमिली को कम टाइम दे पाई, बट अपने लिए सेल्फ टाइम ज़रूर निकालती थी कि पढ़ाई के दौरान कुछ ब्रेक लग कर के कुछ गाने सुन लिए या कुछ अच्छा देख लिया, ये ज़रूर करती थी मैं। क्योंकि एक स्ट्रेच में मुझे ऐसा लगता है कि एक स्ट्रेच में ज़्यादा पढ़ने से कई बार आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो पढ़ाई जितनी देर में करती थी बहुत अच्छे से करती थी, ना किसी से बात करना, ना कहीं डिस्टर्बेंस, बट अपने लिए ज़रूर समय निकालती थी मैं बीच में कि थोड़ा आधा घंटा अपने लिए निकाल लूँ, कुछ गाने सुन लूँ, कुछ बात कर लूँ, कुछ घूम लूँ, ये मैं ज़रूर करती थी, मैं आज भी करती हूँ। आपने गाने की बात की, तो कौन-सा गाना था जो अगर मूड भी खराब है और पढ़ाई भी स्ट्रेस हो गया है, तो वो आप सुनती थी और वो रिलैक्स मूड में आ जाती थी? पर्टिकुलर गाना नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, मुझे गज़लें बहुत पसंद थी। तो जो पुरानी गज़लें हैं, मैं काफ़ी सारी मेरी गज़लों की लिस्ट थी, मैं वो सुनती थी। अब तो वो सब कुछ छूट गया है, बट उस टाइम पे काफ़ी सारी गज़ल थी जो मैं सुनती थी। उन गज़लों से मुझे बहुत रिफ्रेशमेंट मिलता था। तो पुराने गाने या गज़ल में यही ज़्यादातर सुना करती थी। कौन-सा गज़ल की आपने बात की? कौन-सी वो गज़ल है जो हमारे दर्शकों को भी आप बताना चाहेंगी? क्या वो गज़ल सुनती थी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी, आप उसको बार-बार सुनती थी? गज़ल के तौर पे मैं मेहंदी हसन जी की 2-3 गज़लें थी, हुँ, मुझे बहुत पसंद थी, जैसे रफ्ता रफ्ता हो गया और बाकी गज़लें थी उनकी, ये मैं काफ़ी सुनती थी। अगर तैयारी के दौरान मैं मार्गदर्शन की बात करूँ, कौन से गुरु हैं, कौन व्यक्ति हैं जिनका सबसे ज़्यादा आपको तैयारी के दौरान मार्गदर्शन मिला है? सबसे बड़े जो मेरे गुरु रहे हैं वो मेरे पेरेंट्स रहे हैं। हाँ, वो सर्विसेज़ में नहीं भी थे, फिर भी उनका गाइडेंस मुझे हमेशा मिलता रहा। कई बार ऐसे मौके आते थे कि पढ़ाई करी और एग्ज़ाम दे के आए तो खुद को लग रहा है कि अच्छा नहीं गया है, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मुझे जो गाइडेंस मिलता था मेरे पेरेंट्स से मिलता तो किस तरह से गाइड करते थे आपको? वो हमेशा से ही मेरे लिए सपोर्टिव रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप पढ़ाई करो, जितना टाइम लगता है, नहीं लगता, वो आपका सोचने का काम आप करें। आपका काम है आपका कर्म करने का, आपका पढ़ाई करने का। आप मन लगा के पढ़ाई करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिज़ल्ट नहीं आएगा। देर आ सकता है लेकिन आएगा ज़रूर। तो उनकी जो ये बात थी कि हम लोग जब कुछ नहीं थे, वो उनका हमेशा ये कहना था कि हम लोग अधिकारी नहीं रहे हैं, लेकिन तुम अधिकारी बनने का सोच रही हो, इससे बड़ा और क्या बदलाव हो सकता है?
तुम सोच रही हो तो तुम बन जाओ, और जितना सपोर्ट तुम्हें चाहिए वो हम देंगे। कोई समय का चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी भी आर्थिक रूप से या किसी भी सामाजिक रूप से तुम्हें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं। तो ये मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट तो है। वे हर तरीके से आपको सपोर्ट बिल्कुल करते थे, बिल्कुल, आर्थिक, सामाजिक, हर हर तरीके तरीके से। से बिल्कुल। मेरे सबसे अच्छे दोस्त मुझे लगता है, जितने तैयारी में दोस्तों से कम बात हो पाती थी, मेरे पेरेंट्स से मेरे अगल बगल रहते थे, तो वो सबसे अच्छे दोस्त बन गए मेरे। तो अभी भी वही मेरे सबसे अच्छे तो क्या दोस्त। परिवार में कोई पहले से पुलिस में था या किसी सिविल सर्विसेज में हो? मेरे परिवार में कोई भी सिविल सर्विसेज में नहीं रहा है। मैं अपने परिवार में पहली अफसर हूँ जो कि सिविल सर्विसेज में रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बाकी भाई बहन मेरे बाद अब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे परिवार में अब सिविल सर्विसेज का ट्रेंड आ गया है। मैं पहली हूँ अपने परिवार में। आपने भाई बहन की बात की, तो आप अपने माता पिता के कौन सी संतान है, कितनी संतान आपके माता पिता के? मैं अपने माता पिता की पहली संतान हूँ, मैं बड़ी हूँ। मुझसे छोटा एक भाई है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेंगलुरु में, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और बस हम दोनों ही लोग हैं। बाकी मेरे कजिन्स बहुत सारे हैं जो कि अब तैयारी करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो आपने अपने छोटे भाई की बात की, क्या इंजीनियर से अक्सर देखा जाता है बहुत सारे इंजीनियर होते हैं जो सिविल सर्विसेज में आते हैं, तो क्या वे भी आ सकते हैं या सिविल इंजीनियर ही बनेंगे? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, वो प्राइवेट नौकरी ही करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है वो बहुत सफल इंजीनियर रहेंगे, तो वो इंजीनियरिंग करेंगे। अगर मैं गुरु की बात करूँ, एक गुरु ऐसे होते हैं जीवन में जो उनको भुलाया नहीं जा सकता जीवन में, बिल्कुल। क्योंकि हाँ, तो ऐसे कौन से गुरु हैं? अम, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट थी श्रेष्ठ आईएएस गाजियाबाद में। वहाँ के जो मेरे कोचिंग के इंस्टीट्यूट के टीचर्स थे वो बहुत अच्छे थे। मैंने सब कुछ वहाँ से सीखा। जो बेसिक नॉलेज होती है मैंने वहाँ से जानी, उसके आगे फिर सेल्फ स्टडी करी और आगे डेवलप किया, बट जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने वहाँ से ली वो। और मेरे 10th और 12th के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे टीचर्स थे। उन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए गाइड किया था। तब भी एक टीचर थे, मेरे इंग्लिश के टीचर थे मनोज सर। 12th में मैं उनके साथ, वो मेरे इंग्लिश के टीचर थे। मुझे याद है मैंने उनको एक बार कहा था 12th में कि सर मुझे ना सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। तो उन्होंने मुझे इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स हम पढ़ते थे, उन्होंने बताया कि बेटा इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स रखना, जितने भी तुम्हारे एडिटोरियल्स हैं वो सारे एडिटोरियल्स पढ़ना, और ऐसे पढ़ना, ऐसे तैयारी करना, तो तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी तैयारी में। तो उन्होंने वहाँ से ही मेरे दिमाग में डाल दिया था कि तुम्हें ऐसे शुरू करना है। तो मेरा जो पहला एज टीचर से गाइडेंस मेरे को मनोज सर से मिला था। तो मुझे मेरे टीचर्स बहुत अच्छे मिले हैं हमेशा से, कहीं पे भी, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कोचिंग में हो, बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ मैं इस मामले में। तो पेरेंट्स को पता चला, आपने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो उनका किस तरह से आशीर्वाद आपको मिला, किस तरह से आशीर्वाद, उन्होंने क्या कहा कि मेरी बेटी अफसर बन गई? उनका, वो तो बहुत खुश थे इस बात में कि मैं अफसर बन गई हूँ। उनका हर तरीके से ये था कि बेटा आप अगर संतुष्ट हो, हम तो बहुत संतुष्ट हैं, अगर और पढ़ना है तो और भी पढ़ सकते हैं। वो तो इसमें ही बहुत खुश थे कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो उनके लिए तो सबसे खुशी की बात थी कि मैंने जो चाहा था वो मुझे मिला, और जो वो सपना देखते थे वो पूरा हुआ, और मेरा सपना पूरा हुआ। सबसे अच्छी बात तो उनको यही लगती थी। हालांकि वो आगे के लिए भी रेडी थी, तो मैं आगे भी तैयारी करने, हम आगे भी रेडी हैं, कोई बात नहीं। तो वो हर तरीके से मेरे साथ थे। रिजल्ट लेट आया जब आपकी रेलवे में भी ज्वाइनिंग हो गई थी, तो कब पुलिस विभाग में आपकी ज्वाइनिंग हुई, फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ हुई? सितंबर 2019 में मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन करी पुलिस की। भीमराव अम्बेडकर एकेडमी है मुरादाबाद में, डिप्टी एसपी की ट्रेनिंग की। हमने वहाँ पर ट्रेनिंग ज्वाइन करी, और 2020 में मेरी फील्ड ट्रेनिंग शुरू हुई जनपद हापुड़ में। उसके बाद 2021 मार्च में मेरी पहली पोस्टिंग मुझे मिली मेरठ जनपद में, जहाँ पे मैं एज डिप्टी एसपी पोस्ट हुई। और उसके बाद अब दिसंबर 2023 में मुजफ्फरनगर में आई हूँ, यहाँ पे मेरी दूसरी पोस्टिंग है। लगभग 3 साल का समय आपको मेरठ में तैनाती के दौरान हुआ। तो इस 3 साल के समय में कोई ऐसा संस्मरण, क्योंकि पुलिस विभाग में आने के बाद यूं तो लोगों की आए दिन मदद करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा संस्मरण याद रहता है हमेशा कि हमने इनकी मदद की और ये सही था और हमें भी संतुष्टि मिली है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। वो बार-बार अगर याद भी करें तो एकदम आएगी। ऐसे कई सारे वाक़ये हुए हैं। मैं अभी एग्ज़ैक्टली तो आपको नहीं बता पाऊँगी कि 3 साल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पे या कोई जो लोग, याद रहती हो, एक चीज़ टच करती हो, अगर माइंड में सोचे तो एकदम वो निकल के आती हो कि हमने उनकी मदद की थी और उन्होंने भी हमें धन्यवाद अदा किया, और हमें भी खुद भी अगर धन्यवाद अदा भी नहीं किया तो हमें खुद आत्मसंतुष्टि हुई कि हमने ये काम बहुत बढ़िया किया है। इसमें कुछ अपराधियों पे हम लोगों ने काम किया था वहाँ पे, जो कि वहाँ पे
मैं सीओ कैंट रही थी, तो वहाँ पे कई सारे नेक्सस थे जिस पे हम लोगों ने काम किया था। वो मुझे याद है कि उसमें जब हम लोगों ने काम किया था, उसका रिजल्ट निकला था, तो लोग बहुत खुश हुए थे और वो आए थे। उसके अलावा मैं सीओ कठौर भी रही थी, तो हमने वहाँ पे एक माफिया पे काम किया था, उस पे काम किया था जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी प्रशंसा हुई थी इस बात की। तो बाकी ये सारी चीज़ें हैं और बाकी सीख ही रहे हैं अभी तो हम, और भी मौके आएँगे। बहुत मुझे मौका, मेरे 3 साल की तैनाती में मैं 1.5 साल अपने मातृत्व अवकाश पे रही हूँ। तो उसकी वजह से मुझे बहुत कम मौका मिला, किंतु अब आगे मुझे मौका मिलेगा तो मैं और भी अच्छे काम करती रहूँगी। बेटा है या बेटी आपने किया आप 1.5 साल आपका? मेरा 2.25 साल का बेटा है। तो क्या आपके बैचमेट ही हैं या पुलिस अफसर ही हैं जो आपके हस्बैंड हैं क्या? मेरे हस्बैंड हैं, वो मेरे बैचमेट हैं, वो इस समय डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है मेरठ जनपद में। हमारे बैचमेट ही हैं वो, हम लोग बैचमेट्स थे और अभी वो मेरठ जनपद में तैनात है। उनका नाम सिद्धार्थ चौधरी है और वो उनकी तैनाती मेरठ में। तो क्या लव मैरिज या अरेंज मैरिज है? हम लोग बैचमेट हैं तो लव कम अरेंज है। अगर मैं बात करूं मुजफ्फरनगर और मेरठ जनपद की, तो क्या अंतर देखते हैं? यहाँ भी आपको काफी महीने हो गए हैं तैनाती के दौरान। मुझे मोरलेस सेम लगता है, तो लोग क्या भी आसपास सेम से है। सटे हुए हाँ बिल्कुल जनपद है? सेम है। कोई बहुत फर्क नहीं है, वैसे ही लोग हैं, लोगों में बहुत लोग प्यार भी बहुत करते हैं, आप अच्छा काम करें तो मुझे तो दोनों एक जैसे लगते हैं। लोग अभी भी अपनी मूलभूत चीज़ों से बहुत जुड़े हुए हैं। बाकी काम करने का तरीका और बाकी सब कुछ सेम है, बस लोगों में थोड़ा सा कमर्शलाइजेशन कम है। ये मुझे ऐसा लगता है कि मुजफ्फरनगर में अभी भी लोग अपने मूल से बहुत जुड़े हुए हैं। ये अच्छी बात है। बहुत सारी महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। अक्सर देखा मुजफ्फरनगर की भी अगर बात करें, बहुत सारी महिलाएं डिपार्टमेंट में तैनात हैं। आप भी महिला हैं, तो जो महिलाएं तैयारी कर रहे हैं या युवा भी तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह से उनको टिप्स देना चाहेंगे आप? मेरा सभी से ये कहना है कि आप सभी लोग धैर्य रखें। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है और जो बाकी जो पीयर प्रेशर है कि किसका सिलेक्शन हो गया, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उस पे बहुत ध्यान ना दे करके अपने पे फोकस करें आप। पेशेंस रखें और खुद पर विश्वास रखें। सिलेक्शन तो होना ही होना है, आज नहीं तो कल होगा। यहाँ नहीं तो कहीं और होगा, लेकिन होगा ज़रूर, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। बट पेशेंस रखें और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, लोगों के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। समय देने के लिए धन्यवाद। ये थी हमारे साथ रूपाली रोय चौधरी जी, जो मुजफ्फरनगर की सीओ मंडी के रूप में कार्य कर रही है। यहाँ से पहले मेरठ में इन्होंने पोस्टिंग रही, वहाँ भी लगभग 3 साल का लगभग इनका सफर रहा है और जो इनकी शादी है वो भी इनके बैचमेट से ही हुई है। देखते रहिए खोजी न्यूज़, मैं आपके साथ हूं।